हेलो लर्नर्स। आज फिर से हम दोबारा अपने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र का कार्यक्रम चालू रख रहे हैं। और पिछली बार मैंने कहा था कि हम आज सबसे पहले असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल थे। तो पहले इस पे अपनी समझ बना लेते हैं असाइनमेंट्स पे। मेरे चर्चा करने के बाद असाइनमेंट्स के ऊपर अगर आप असाइनमेंट्स से रिलेटेड ही कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन करिएगा, वरना दोबारा फिर हम आगे अपने और यूनिट्स की जो लर्निंग है वो चालू रखेंगे और फिर वही 3:45 जो प्रश्न है वही पूछिएगा। तो असाइनमेंट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके इंटरनेट पे अपलोडेड हैं, मैं उसका प्रिंट आउट लेके आई हूँ। तो इस पे बहुत क्लियरली जनवरी 2019 एंड जुलाई 2019 का नाम लिखा है। तो आप सभी के एनरोलमेंट के लिए ये वाले जो असाइनमेंट है जनवरी 2019 से जुलाई 2019 वाला, ये आपने लेना है। एक असाइनमेंट बुकलेट के अंदर एक कोर्स के लिए ऐसी एक असाइनमेंट है। सो DECE 1 के लिए ये असाइनमेंट है। जैसे यहाँ पे DEC 1 की असाइनमेंट भी इसके अंदर है, DEC 2 की और DEC 3 की असाइनमेंट। तो एक ही पुस्तक है जो आपको ऑनलाइन इग्नू के असाइनमेंट पेज पे अवेलेबल है। इसी एक ही पुस्तक के पेजेस में सभी तीनों जो आपके कोर्स हैं, DEC 1, DEC 2 और DEC 3 के असाइनमेंट हैं। तीनों की डेट हमने अलग अलग दी है, दिसंबर एंड, जनवरी एंड और फरवरी एंड, ताकि आपको समय मिल जाए काम करने का। और सभी की डेट एक साथ लास्ट में रखते तो टेंडेंसी होती है कि हम लास्ट तक अपना काम डिले करते हैं और काम नहीं करते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप दिसंबर एंड तक DEC 1 के असाइनमेंट जमा कर दें। अगर थोड़ा सा विलम्ब होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, असाइनमेंट फिर भी चेक होंगे, परंतु सबको एक साथ करके लोड ना करें। आप पे भी लोड होगा और काउंसलर जिसने चेक करना है उसके ऊपर भी लोड होगा। तो दिसंबर एंड की डेट का ही पालन करें। अब DECE जो पहला असाइनमेंट है वो DECE 1 के कोर्स पे रिलेटेड है, जिसकी आजकल हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि पूरी अपनी असाइनमेंट के बुकलेट जो पहले 3 पेज हैं उसमें डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं, कैसे असाइनमेंट सबमिट करें, कैसे नहीं करें, क्या लिखना है वो पढ़ लें। हर असाइनमेंट के 3 भाग हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। हर असाइनमेंट के तीनों भाग इकट्ठे करके उसको स्टेपल से या जैसे भी जोड़ना है फाइल में बना के इकट्ठे काउंसलर को दें। अलग अलग भाग A हो गया ये दे देते हैं, फिर भाग B और C करते रहेंगे, ऐसा नहीं करिए। आप ही के मार्क्स बाद में उल्टा पल्टा लगने का इसमें चांस रहता है। तो सेक्शन A जो है वो थ्योरी बेस्ड असाइनमेंट है, वो आपके ब्लॉक्स पे आधारित है। अब 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि असाइनमेंट पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए और ढूंढिए कौन से ब्लॉक में उसका जवाब है और वो लिख डालिए। दूसरा तरीका है कि पूरा कोर्स मटेरियल पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, अपने जहन और दिमाग में उसको बसा लीजिए और फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस को बिना कोर्स मटेरियल की हेल्प के करिए। इसके डबल फ़ायदे हैं। आप एक तो अपनी खुद जांच पाएंगे कि आपको कितनी समझ बैठी है, और एक तरीके से ये आपके लिए आगे एग्ज़ाम की तैयारी होगी। कोर्स मटेरियल खोल के देखने में मनाही तो है नहीं, तो कहीं बीच में आप अटकें तो आप कोर्स मटेरियल देख ही सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन को देख के और उसका आंसर बुक में ढूंढ के, केवल आंसर किताब से कॉपी करके असाइनमेंट मत भरिए। भरने में नंबर तो आपको मिल जाएंगे, परंतु बहुत कुछ उसमें खास लर्निंग होगी नहीं। क्वेश्चंस तो हैं, बहुत ही सिंपल हैं। मैं क्वेश्चंस का आंसर तो यहाँ नहीं बताऊंगी, किंतु जस्ट एक उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ। जैसे पहले हमारे प्रश्न है, स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर द सेम। तो पहला हमारा प्रश्न है कि चूंकि छोटे बच्चे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो टीचर को करना चाहिए कि कुछ ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना दे और बच्चों को उनको ड्राइंग करने के लिए कहे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? तो जब आप पूरा कोर्स मटेरियल पढ़ लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि इस प्रश्न के आंसर की आपने यूनिट नंबर 26, जिसकी अभी हमने करा नहीं है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर, ये उस पर आधारित है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, परंतु आपको अपनी जो आपने रीडिंग करी है उसकी समझ पे लेके आपको जवाब लिखना है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, परंतु डूइंग द असाइनमेंट रिक्वायर्स a full understanding of the course material. If you have read the course material, assignment does not take any much time. Similarly, there are 6 such questions in this section, and we have tried to cover
each block, each of the 7 blocks, we have tried to frame questions on each of these 7 blocks to help you develop a full understanding of the course material. So go by it one by one. ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे असाइनमेंट पढ़ रहे हैं और कुछ ब्लॉक आपने पढ़ लिया है तो आपको लगे मैं ये तो पार्ट मुझे आता है, मैं इसका तो लिख सकता हूँ. So you can start by writing the answer which you already know, and then as you gradually read the block further, you can write the answer to that and attach them all in sequence and then submit to the examiner. Now let us see what is section B and C. Section B and C of the assignment is actually the practical exercises. Now every course has a practical manual. For DEC 1, which we are discussing today, this is the practical manual of DECE 1. You can see that over here it is written on the corner DECE 1, and I am showing you the face also because हर practical manual का थोड़ा first page अलग है तो आपको पहचान हो जाएगी. Now this practical manual contains the exercises which have to be done for section B and C. So section B and C in the assignment booklet is very brief, only half page, because in the assignment booklet we are simply telling you that choose either exercise 4 or exercise 6 or exercise 7. We are only giving you the indication, and these exercise 4, 6 or 7 are actually contained in the practical manual. So please do not get confused about this. Many times people are getting confused. The indication of exercise to be done is given in the assignment booklet section B. The actual exercise is contained in the practical manual. Now what is the practical manual? अगर आपने देखी है already अभी तक, it has 3 parts. In the first part we are explaining to you what is the purpose of this practical manual. Second part we are describing to you how to observe an interview, because the practical exercises require you to observe children or interview their caregivers, parents or teachers. And then we have listed out 10 exercises, and these exercises are given in very much detail. If you have opened the practical manual at all, you will see that we have given the same heading. First we are describing to you the objectives of the practical exercise, why that practical exercise is being done. Then we have given a sequence called before the exercise. We are telling you that before doing this exercise what all you should be doing. Then we have a heading called tips for doing this exercise. We are explaining to you that what will help you, reading which blocks of which course will help you. And then we also have the estimated time which we feel you should spend on this exercise. Now this is only an estimate. Like we have said, first read the full exercise, then identify the child, then observe. So estimated time we have given. For example, this exercise requires 3.5 hours. So it is a rough time estimate to you. And then, for example, this exercise requires you to interview the mother. So the exact questions which you will ask the mother and the place where you will write the answer has also been provided. So you do not have to buy any extra sheets. And finally, after you have completed this exercise, you will see this scissor mark over here. You have to tear this practical exercise along this scissor mark and attach this sheet itself with your part A of the assignment and submit to the counselor. The reason we have given you this detailed way of doing the exercises so that the performance of all the student लगभग सेम हो. अगर हम इतना डिटेल नहीं बताएंगे तो कोई थोड़ा लिख देगा, कोई ज़्यादा लिख देगा. अब इस प्रोफॉर्मा के हिसाब से काम करने पे लगभग सभी का काम भी एक जैसा रहेगा और काउंसलर को चेकिंग में भी आसानी होगी. अब सभी का काम एक जैसा से मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के इकट्ठा एक जैसा काम कर लें, क्योंकि फिर उसमें आपको दोनों के जो हैं वो कैंसिल हो जाएगी बात और आपको दोबारा से असाइनमेंट देना पड़ेगा. तो इस प्रैक्टिकल मैनुअल में हमने एग्जाम्पल भी दिया है हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेड ऑब्जर्व द चाइल्ड
interacting with the mother for 15 minutes. अब ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, जब आप जाएंगे क्या आप बोलेंगे या आप चुप बैठेंगे, आप बच्चे के पीछे पीछे घूमेंगे या एक कमरे में रहेंगे, ये सब डिटेल्स भी, हाउ टू ऑब्जर्व, मान लो बच्चा आपसे कुछ बात कहता है, आपको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब का डिस्कशन भी प्रैक्टिकल मैनुअल में पहले किया गया है. सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट फर्स्ट आप सारी प्रैक्टिकल मैनुअल पहले पूरी पढ़ लें. उससे आपको समझ में आएगी कि ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के टाइम पे क्या बातें ध्यान में रखनी है, और फिर जो एक्सरसाइज आपको सिलेक्ट करके अपने असाइनमेंट के लिए देनी है उसका चुनाव आप कर सकते हैं. अब टेक्निकली असाइनमेंट के हिसाब से तो आपको 2 एक्सरसाइज ही सबमिट करनी है. ठीक, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, आप एक्सरसाइज 4, 6 या 7 में से कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसी तरह सेक्शन सी में आपके पास चॉइस है, आप 5, 8 या 9 में से कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं. पर हमारा ये सजेशन है कि आप 10 की 10 एक्सरसाइज करिए. क्यों? और एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी हैं. 15-20 मिनट के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन नोट करनी है अपने रफ पेपर पे, वापस आके इस फॉर्मेट के हिसाब से और ऑब्जर्वेशन करनी है और उसका निष्कर्ष निकालना है. ऐसा करने से जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जो नर्सरी स्कूल में आपको करना है, जो कोर्स 4 है, उसके करने में आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगा. बिकॉज डूइंग दीज 10 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज विद द चिल्ड्रन will help you to become familiar with how young children are. So when you finally go to the class, you finally do the project work in the nursery class, you will find it easier to understand young children. You will find it easier to plan activities. So the message that I want to give is that though only 2 exercises in that sense are compulsory, because you have to attach that with the assignment, my suggestion to all of you is to actually attempt all the 10 exercises. Because when you do that, आप अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप अलग अलग माता पिता को की शैलियाँ देख रहे हैं, जो आपकी थ्योरी की समझ को और बढ़ा देगा. कि प्रैक्टिकल मैनुअल का लार्ज ऑब्जेक्टिव यही है कि थ्योरी में तो हम किताब पढ़ लिया कि बच्चों का व्यवहार ऐसा ये वो, पर वास्तव में क्या होता है, वास्तव में जब बच्चा, मान लो कोई प्ले सिचुएशन में आप उनको 15 मिनट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हम थ्योरी में तो कह रहे हैं कि प्ले से लर्निंग होती है, पर वास्तव में जब आपने देखा बच्चों को प्ले सिचुएशन में, क्या वास्तव में कुछ लर्निंग हुई? ये एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको खुद की समझ इसमें और बेहतर और ज़्यादा अच्छे रूप से निकल के आएगी. और आपके पास ये भी फिर एक चॉइस रहती है कि आपने 2-3 एक्सरसाइजेस करनी, जो आपको लगती है कि आपने बेस्ट एक्सरसाइज लगी, आप इवैल्यूएशन के लिए उसको आगे भेज सकते हैं. तो हमने बीच बीच में कहीं कहीं पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑफ हाउ टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज, वो आइटैलिक्स में मार्क्ड हैं. मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज़ वही एग्जाम्पल्स कॉपी मत करिएगा. Please do not copy the same examples which we have given actually to help you understand. Do not give the same thing back to us. Now, another thing that we have is we have something called, after each exercise, we have a section called feedback on exercise 1. So, though once again it is not a compulsory part for you to give this feedback, if you give this feedback and send it to us, it helps us, just to know whether the exercises were found appropriate by the students or not, or whether we should make some modifications for the next time. So, the section A is of 60 marks and section B and C, which is the practical activity, is of 20 marks each. Now, the marks breakup of the exercises is not given in the practical manual. Marks breakup जो है वो इस assignment पुस्तिका में ही यहाँ पे दिया गया है. तो काउंसलर के पास ये रहेगी असाइनमेंट पुस्तिका, और आपके पास तो है ही है. तो आप देख सकते हैं कि हर एक्टिविटी के लिए इक्वल नंबर हैं, 20 मार्क्स हैं. तो आप कोई भी एक्टिविटी करें, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्क्स, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट एक्टिविटी children you could find, or what activity you felt you had done in a better way. So with this, my explanation to you about the assignment is over. If anyone wants to have any specific query on assignment, you can call right now. Otherwise, I will continue with my
डिस्कशन ऑन द यूनिट्स एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. तो अगर असाइनमेंट संबंधित क्वेरी है तो अभी पूछें. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इसका एक्चुअली मतलब टीचर का उस टॉपिक पे लेक्चर देना नहीं होता. एक्चुअली डिस्टेंस एजुकेशन की काउंसलिंग में मतलब ये है कि स्टूडेंट ने वो मटेरियल ऑलरेडी कुछ हद तक पढ़ लिया है और स्टूडेंट को अब अपनी पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आई वो इस समय हम डिस्कस करें. क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल कोर्स 1 में 33 यूनिट्स हैं. हम 33 मतलब अगर हम 1 घंटा भी लगाएं तो भी एक यूनिट को सोटू से एक टीचर को लेक्चर देके ख़त्म करने में उतना समय लगेगा. उतना हमारे पास है नहीं. हम तो उससे कम समय में अपने काम को काउंसलिंग को एकेडमिक काउंसलिंग को प्रदान करने का हमारे पास प्रोविज़न होता है. तो अगर इफ़ यू रीड द कोर्स मटेरियल एंड इफ़ यू हैव रेड एंड इफ़ यू कैन सेंड टू मी, अगर आप मुझे पहले ही अपने मान लो कोई डाउट्स कि हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ नहीं आ रहा है मैम, इस पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, तो बजाय ये कि मैं हर चीज़ पे डिस्कस करूं अपनी समझ से, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को एड्रेस करते हुए अपना जो टॉक है यहाँ से उस तरीके से बना सकती हूँ. तो ये मेरा सजेशन है दैट इफ़ यू रीड द यूनिट्स देन आई कैन talk from here to address the specific questions that you may have or problem areas, because all units are not the same level of difficulty. Some are okay. Please ask. हेलो. Yes. मैम नमस्ते मैम. हाँ जी मैम हम आपने अभी अभी असाइनमेंट के बारे में बताया है मैम. वो ना हमें अच्छी तरह से सुन नहीं पाया. हम जॉब करते हैं तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं. प्लीज आप जरा. मैम ये एयर टाइम है, दूसरों का समय जाता है और मेरा भी जाता है. मैंने 15 मिनट असाइनमेंट पे बताया है. अब मैं दोबारा इसको रिपीट करना तो मुश्किल है. ये सत्र दोबारा टेलीकास्ट होता है शाम को फिर से. उसका एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी. आप दोबारा ये सत्र रिपीट पे देखिए तो मैं आपको जो बात आपकी मिस हुई है वो आपकी पूरी हो जाएगी. ठीक है. कितने बजे लगता है? हाँ वो मैं अभी बता देती हूँ. मुझे पता नहीं है, मैं भी थोड़ा सा आपको पता करके बता देती हूँ अभी. तो इस और आगे से प्लीज़ थोड़ा टाइम मेंटेन कर लीजिए. मैं समझ सकती हूँ आने जाने में थोड़ा देर हो ही जाता है. आई कैन अंडरस्टैंड. सो लेट अस कम बैक टू वेयर वी हैड लेफ्ट यस्टरडे. वी हैड लेफ्ट एट, हम इन्फेंसी की बात कर रहे थे और हमें अब बात करनी है कि वर्ष के पहले, जन्म से पहले वर्ष तक में जो भाषा विकास पे चर्चा हो चुकी थी, संज्ञानात्मक और शारीरिक क्रियात्मक. अब हमें बात करनी है यस प्लीज कम. या हेलो. यस प्लीज टॉक. या गुड इवनिंग मैम. यस प्लीज टॉक. या एक्चुअली मैम यू जस्ट सेड राइट नाउ. यस प्लीज टॉक. Yeah, you said. I think really sorry, I have a bad cold. No, it's okay, ma'am. Yeah, continue, you carry on. Okay. Ma'am, just now you said section B and section C we have to yeah, you just said right now that in practical section B and section C we have to follow the practical book. Yes. Yes, so? Yes, and section A we have to take out the printout from the assignment and we have to read that, right, ma'am? I don't know where the confusion is. Let me repeat. There is only one assignment.
can, yeah. So sorry guys, थोड़ा पानी पीते पीते बोलूंगी और मुंह में स्ट्रेप्सिल्स रख के बोल रही हूँ. So I'm repeating again for the assignment. There is an assignment booklet available online. Okay, the assignment booklet contains the assignment for DEC 1, DEC 2 and DEC 3. Section A of all these assignments is theory. The theory questions are given in this booklet, which you will take as a printout. Section B and C tell you which practical activities you have to do as assignment. And the details of those practical activities are in this practical manual. So I hope this clarifies that you do not have to take any separate printout for blocks B and C, for section B and C. The details of exercises for sections B and C are given in the practical manual. Is that clear? I hope that should be clear. Let us continue with the unit now, and if still there is some query, we will take it later at around 3:45. I hope that's okay. So let's come to socio-emotional development during the early years, during the first year. Yeah, somebody also asked me if I can keep the slides for a longer time. So I want to inform you that all the slides will be available to you on eGyan Kosh. Not right away. As we finish one course, I will send the slides for that course to be uploaded on eGyan Kosh. So if we finish DEC 1 by end of December, all these slides I will request to be uploaded on eGyan Kosh, and you can see them there. So you don't have to have the tension of clicking on the screenshot right away. You just try and understand at this point. So that is the other thing that I wanted to say. Let's come now to socio-emotional development. How is it, we are going to see that how is it that during the first year, the child and the mother form such a close attachment with each other. We know that the child is very attached to the mother because the mother is the primary caregiver who looks after the child. If it is not the mother and somebody else has been looking after the child, then the child will get attached to that person. Now, how is it that this bond of affection develops between them? So, there are some very specific behaviors that we as caregivers do, and there are some very specific abilities and behaviors which the infant has, which help in the development of this bond. So, for example, what is it that we do? We keep a lot of physical contact with the child. As it is, a lot of time is you are changing the baby, you are feeding the baby, you are bathing the baby. Apart from that, we also want to just hold the baby for the love of holding the baby. So there is a lot of physical contact that is there between the mother and the child. Then, whether or not the baby responds, the mother is always talking. You're always saying something or the other to the little baby. Look at this, come here, oh, what a sweet child, and all, anything. Did you sleep? Are you eating? Oh, you are hungry, anything like that. We smile. Whenever we look at the infant, we are always smiling at the infant. We make a lot of exaggerated facial expressions when talking with the child. Normally our eyes or hands, we may not move so much, but when we are with the child, we make specially our eyebrows will be raised, or we will, widen our eyes, or we will smile in a more elaborate way. So all of this catches the attention of the child, and we gaze. I think gazing is, you would see like, when two people are in love, they look at each other. So the mother and the infant often keep looking at each other. And this gazing, just simply looking at the baby, helps in the formation of the emotional bond between the mother and the baby. What is it that the infant can do? So this is what we do. Is the bond only formed from one side? No. The other person has to also do something. We may think, what is it that the infant can do? So let us see what the infant does. The infant also gazes back at the mother. When the mother looks at the baby also holds the gaze and continues to look back.
When the infant is happy, the infant smiles. And the mother gets a reinforcement, oh, I'm such a good mother, see, the baby is smiling. Which further makes the mother do more things for the baby, and the bond between them develops. A little later, as you know, by 6 months, the baby will start to babble. The baby also starts to imitate little actions. And that further creates a dialogue. Any bond is formed when there is a two-way process. The infant cannot actually say something, but dialogue does not only require words. The infant is giving a response in the form of babbling. And that dialogue begins to create this bond of affection between the mother and the baby. Now, here, what I would like to tell you is that this bond of affection between the mother and the baby is not only because the mother is feeding the baby. This is a very important point that we must understand. Just because माँ बच्चे को ध्यान दे रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको नहला रही है, डायपर चेंज कर रही है, इस फिजिकल कार्य की वजह से माँ और बच्चे के बीच में लगाव नहीं होता है. माँ और बच्चे के बीच में लगाव होता है क्योंकि माँ उसको एक भावात्मक सुरक्षा और एक इमोशनल नर्चरेंस दे रही है, जिसके कारण होता है. और इमोशनल नर्चरेंस कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया, गेज करने से, एक दूसरे को देखने से, स्माइल करने से, माँ की बातचीत से, बच्चे की अनुक्रिया से. तो ये कारण है माँ और बच्चे के बीच में लगाव का. बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट किया विदेशी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर लेके बंदरों के साथ. उन्होंने क्या किया कि एक छोटा बेबी बंदर लिया और लेबोरेटरी में एक मदर मंकी जैसा स्ट्रक्चर बनाया. एक मदर मंकी तो के पास फीडिंग बॉटल थी, परंतु उसकी फीडिंग बॉटल के अलावा उसका जो शरीर उन्होंने बनाया वो उन्होंने केवल वायर से बनाया. तो अगर आप समझ सकें, फीडिंग बॉटल है उस मदर मंकी में, परंतु शरीर जो है वायर से बना है. एक दूसरी मंकी बनाई, मदर मंकी, जिसके पास कोई फीडिंग बॉटल तो नहीं थी, परंतु उसका जो शरीर बनाया वो उन्होंने नरम रुई के कपड़े, फोम, ताकि उसको चिपक सके तो उसको एक गरमाइश की एहसास हो, उसका बनाया. तो उन्होंने ये देखा कि जब तो बेबी मंकी को भूख लगती थी तब तो वो उस नुकीली वायर वाली मदर के पास जाके बोतल से दूध पी लेता था, परंतु जब उस बेबी मंकी को केवल कुछ आराम की ज़रूरत होती थी या जब वो कुछ खुशी में होता था, तो वो आके ये दूसरी माँ जिसके पास दूध वाला बोतल नहीं थी, पर जिसके पास के आसपास के जो बॉडी थी वो सॉफ्ट नरम कपड़े की बनी थी, उसके साथ आके वो चिपकता था. तो उन्होंने इससे ये दर्शाया कि माँ और बच्चे के बीच में संबंध केवल दूध पिलाने की प्रक्रिया के कारण या उसकी फिजिकल केयर के कारण नहीं होता है. तो माँ और बच्चे के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये जन्म के कुछ ही घंटों बाद बनने लग जाता है. और ये जो अटैचमेंट है, ये माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है, ये भविष्य में बच्चा जो भी अटैचमेंट बनाएगा उसका एक किस्म से ये प्रारूप है, ये उसका बेसिस है, हम ये कह सकते हैं. अगर माँ का बच्चे से लगाव अच्छा बन जाता है तो बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरी आसपास की जो दुनिया है वो विश्वसनीय है, उसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है. और अगर माँ और बच्चे के बीच का लगाव जो है वो इस प्रकार का नहीं बन पाता है तो बच्चे को अविश्वास की भावना, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रस्ट कहेंगे या अविश्वास यानी मिसट्रस्ट कहेंगे, की भावना डेवलप होती है. और ये जो एक फीलिंग है ये उम्र भर रहती है. तो हमें ये लगता नहीं है, हम एज एडल्ट्स, हम में से कई लोग हैं जो बहुत आसानी से दूसरों के साथ एक अटैचमेंट या एक भरोसे की फीलिंग बना पाते हैं. हम में से कुछ और लोग हैं जो अक्सर उनका नज़रिया दूसरों को देखने का शक का होता है. तो
हो सकता है इसकी कहीं बुनियाद जो है हमारे बचपन के अनुभवों से रिलेटेड हो। 1 to 1 कुछ चीज़ इस तरीके से कहना साइकोलॉजी में हमेशा मुश्किल होता है, पर लॉन्ग टर्म रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो माँ और बच्चे के बीच का पहला संबंध है, ये उसके बाकी आने वाले संबंधों के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है हम बच्चे की सभी ज़रूरतों को जब वो व्यक्त करे उसे पूरा करें। अगर बच्चा रो रहा है तो ये कि हम 15 मिनट बाद आ रहा है, भूख लग रही है तो उसको आधे घंटे बाद अटेंड किया जा रहा है। तो इससे जो बच्चे को जो आप मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि एनवायरनमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। ऑब्वियसली इफ़ दिस थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन, अगर ये चीज़ बार बार होती है तो बच्चे को सुरक्षात्मकता के एहसास, ट्रस्ट के एहसास के बदले में बेविश्वासी या डिसट्रस्ट का एहसास होता है। इस स्लाइड पे जो और बातें थी वो मैं लगभग थोड़ा सा बोल चुकी हूँ, फिर भी आप देखें। अटैचमेंट इज़ अ 2 वे प्रोसेस और दोनों बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट और केयर गिवर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट। हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेंट अटैच्ड है किसी केयर गिवर से इस तरह से कि वो बार बार उस केयर गिवर के पास जाना चाहेगा, उसका अफेक्शन या अप्रूवल चाहे, कुछ काम करके उसकी तरफ देखना कि वो मुस्कुराया कि नहीं, कुछ उसने कहा तो नहीं, दुखी होने पे उसी व्यक्ति के पास जाने के लिए प्रेफर करना और उनसे बिछड़ने पे रोना। ये सब तरीके हैं जो हमें बताएंगे कि माँ और बच्चे या किसी व्यक्ति और बच्चे के बीच में लगाव स्थापित हुआ है कि नहीं। अ सिक्योर इन्फेंट, सिक्योर मतलब जिसका लगाव माँ और बच्चे का अच्छी तरह हो चुका है, उसके क्या लक्षण हमें नजर आएंगे? वो ज़्यादा स्माइल करेगा, रोएगा कम और एक्सप्लोर, रेडी टू एक्सप्लोर। अब हमने पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात किया था कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है क्योंकि बच्चा अपने आसपास की हर चीज़ को टटोल के, इस तरह को देख के एक्सप्लोर करता है। अब एक्सप्लोर कौन सा बच्चा करेगा? एक्सप्लोर वो बच्चा करेगा, अपनी माँ से दूर कौन सा बच्चा जाएगा? वो बच्चा जाएगा जिसको ये आश्वासन होगा कि अगर मैं थोड़ी दूर जाऊंगा और किसी मुश्किल में फंस जाऊंगा तो मेरी माँ है जो मुझे आके संभाल लेगी। और जो बच्चा इस बात से आश्वस्त नहीं होगा कि मेरे को आके कोई संभाल लेगा, वो माँ से चिपक कर ही रहेगा। तो अगर कई बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा माता को छोड़ते नहीं हैं तो उसमें हमें ये कुछ एक इंडिकेशन मिल सकता है कि शायद उनका जो लगाव है माता के साथ वो शायद उतना सॉलिड तरीके से नहीं बना हुआ है जितना कि उन बच्चों का जो माँ को छोड़ के कुछ और अन्वेषण कर सकते हैं। और अन्वेषण करना क्यों ज़रूरी है इस समय? क्योंकि बच्चा आसपास जाके चीज़ों को छुएगा, टटोलेगा, हाथ में देखेगा, तभी ही उसकी बुद्धि का आगे विकास होगा। हम एडल्ट्स इस चीज़ को एक मुसीबत मान लेते हैं कि हे भगवान, अब तो हर जगह पे ये क्रॉल करने लगा है, हर जगह जाएगा, ये सामान भी गिरेगा, ये सामान भी। हम डांटते हैं, वो हमारी गलती है क्योंकि हम डांटने से एक तो उसकी अन्वेषण करने, एक्सप्लोर करने की इच्छा को दबा रहे हैं और दूसरा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक तरीके से हम हनन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपके स्कूल में या आपके कार्यस्थल में जहाँ पे भी आप हैं या आप जहाँ पे भी घर पे हैं, अगर हर कोई आपको ना ना ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ये मत करो, इस तरीके से अगर आपको हमेशा फीडबैक अपने काम का मिलता रहेगा तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? उसी तरीके से अगर हम बच्चे को हर वक्त एक रोक टोक के नज़रिए से ही काम करने देंगे, उसको ये मत छुओ, वो मत करो, वो गिर जाएगा, ये यहाँ रख दो, तुमने बिगाड़ दिया, ये नीचे गिर गई, ये सब करके अगर हम बच्चे से बातचीत करेंगे तो हम स्वयं सोचें कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरफ हम ले जा रहे हैं। माँ के इस प्रारंभिक लगाव के बाद बच्चा अन्य लोगों से भी लगाव बनाता है। अटैचमेंट विद द फादर, दूसरे और सिबलिंग्स। उनको 2 नंबर पे इसलिए बोला है क्योंकि लगता है कि अक्सर घरों में वो लोग इतना समय बच्चे के साथ नहीं दे पाते, परंतु जैसे जैसे आगे आगे लोग उसके साथ और इंटरेक्ट करते हैं वो इन लोगों से भी लगाव स्थापित करता है। और जैसा कि मैं बोल ही चुकी हूँ, आगे के सारे स्लाइड्स का बता चुकी हूँ कि बच्चे का ये सारा लगाव अलग अलग चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग लेटर रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, इंक्लूडिंग higher self-esteem and lower aggressive behavior during preschool years. इस समय बच्चे की भावात्मक
एक्सप्रेशंस हम क्या देख सकते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस। यूजुअली इस समय के बच्चे के इमोशनल एक्सप्रेशंस को दो में कैटेगराइज किया गया है, डिलाइट एंड डिस्ट्रेस। डिलाइट बच्चा दिखाता है बाय स्माइलिंग एंड लाफिंग, और डिस्ट्रेस दिखाता है बाय क्राइंग, गुस्सा, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी एंड सेपरेशन एंग्जाइटी। इन दो वर्ड्स को थोड़ा देख लें। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी मतलब लगभग आप देखेंगे 4-5 महीने का बच्चा हर एक की गोदी में जाने को तैयार है। 6-7 महीने का बच्चा एकदम अचानक, कल तक तो जाता था सबकी गोदी में, आज जाना बंद कर दिया है। इस चीज को कहते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। बच्चे का दूसरों के गोदी में जाना बंद करना, वंस अगेन हम इस बात से बड़े इरिटेटेड हो जाते हैं और अक्सर कहते हैं अरे कल तक तो ये बहुत फ्रेंडली था, आज देखो बच्चे को क्या हो गया। एक्चुअली हमें खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बच्चे के बढ़ती हुई दिमाग और बुद्धि को दर्शा रहा है। यानी अब उसका जो दिमाग है उसमें वो फेमिलियर और अनफेमिलियर फेसेस का रिकॉर्ड रख पा रहा है, और सामने अगर उसके अनफेमिलियर फेस आया है तो एक्चुअली अपनी मेमोरी से ये देख रहा है, ये फेस मेरे को कहीं पे मैंने देखा है कि नहीं। द चाइल्ड इज एक्चुअली यूजिंग हर माइंड टू सी, डू आई हैव अ मेमोरी ऑफ दिस फेस? So actually not going to another person is a sign of the child's increasing cognitive development. It is nothing to worry about. It is something which fades away by its own by around 1.5 years of age. But हम adult लोग जो हैं हम patient ही नहीं होते हैं, और आप मेरे से सहमत होंगे, इतने छोटी उम्र से ही हम बच्चों को लेबल देना शुरू कर देते हैं। ये तो शर्मीला है, ये तो ऐसा है। जो मेरे ख्याल में इस कोर्स को आप पढ़ेंगे तो आप ये ओके, आई विल जस्ट टेक इट। तो विच एक्सप्लेन्स दैट वी शुड नॉट बी सो जजमेंटल अबाउट चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके पंजाब, प्लीज कम इन। हेलो। यस मैडम, जो असाइनमेंट वगैरह है वो कैसे, एंटिटी की वो कैसे पता करनी है जी? कैसे खत्म करनी है? नहीं, पता कैसे करनी है? पता क्या करना है? समझ नहीं आया मुझे, आपका प्रश्न समझ नहीं आया। असाइनमेंट में क्या पता करना है? असाइनमेंट कैसे देखे कौन कौन सी आनी है? असाइनमेंट का पता करना है मैडम। आप 3 बजे से बैठे हैं क्या सत्र में? जी। तो आपको मैंने तो काफी विस्तार से बताया, उसमें क्लियर नहीं हुआ क्या? मैडम मिस हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो मिस के लिए मैं बता चुकी हूँ। रिपीट टेलीकास्ट होगा इस सारे प्रोग्राम का 8 से 9। आप पहले वो रिपीट टेलीकास्ट सुनिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ कल फिर हूँ, रोज ही होनी है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अगर रिपीट टेलीकास्ट के बाद और खुद पहले असाइनमेंट बुकलेट पढ़ लीजिए, जो जो मैंने आज आप 8 से 9 में देखेंगे, प्रैक्टिकल मैनुअल, असाइनमेंट बुकलेट सुन के 2 दिन लगाइए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फिर भी समझ नहीं आता तो हम तो लगातार कर रहे हैं सत्र, कभी भी फिर जवाब दे दूंगी। ओके, आगे चलते हैं। इसी प्रकार सेपरेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी यानी अपने जिनसे उसको लगाव, अटैचमेंट का बॉन्ड बन गया है, उनसे बिछुड़ने पे रोता है। तो अब वो माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो भले ही कोई स्ट्रेंजर हो या ना हो, परंतु अगर कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी लगती है कि माँ जो है उसको छोड़ के जाने वाली है, तो उसको उस समय वो बच्चा रोने लगता है। सो वंस अगेन ये 1.5 साल की उम्र पे ज्यादा होती है और फिर लगभग 2 साल की उम्र तक चली जाती है। बच्चे के भावात्मक, सामाजिक भावात्मक विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल है। अभी जब मैंने बात करी कि माँ ने किस प्रकार का बच्चे को लालन पालन दिया, उस पे डिपेंड करेगा बच्चे का लगाव कैसा है, ये तो एनवायरनमेंट की बात हो गई। परंतु हेरिडिटी का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कुछ बच्चे टेम्परामेंटली ही ऐसे होते हैं जो ज्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे टेम्परामेंटली ही ऐसे होते हैं जो ज्यादा हंसते हैं या ज्यादा इजीली वो खुश हो जाते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि दोनों बच्चों के प्रति एडल्ट्स का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो बच्चा ईजियर टू प्लीज है, शायद उसके साथ ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उसका सोशल डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होगा। एक बच्चा जो ज़्यादा इरिटेबल है, ज़्यादा क्राइंग में रहता है, तो शायद आसपास के लोगों को भी यही टेंशन में रहेगी कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे ये फिर रो पड़े, तो हमारे उसके साथ के इंटरेक्शंस अलग किस्म के होंगे। तो हम ये देख ही रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे का अपना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों साथ साथ लेके ही विकास को आगे बढ़ाता है। परंतु ये कहने के बाद
the aim, the message of our course, the message of this entire diploma program is that हेरिडिटी के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते. जो हमारे सामने बच्चा है, आप स्कूल में टीचर हैं आप लोग, या क्रैश में काम कर रहे हैं, या इवन घर में माता पिता हैं, बच्चा जो अब पैदा हो गया जिस हेरिडिटी के साथ, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु हम उसे क्या एनवायरनमेंट देते हैं, ये टोटली हमारे हाथ में है. इसलिए हमारे जो इस कोर्स को पढ़ने के बाद मान लो आपको कुछ लर्निंग्स लगती हैं, तो वो इस डायरेक्शन में जाएं कि बच्चों को शुरू के प्रारंभिक वर्षों में, जन्म से लेकर 6 वर्ष के वर्षों में, हम किस प्रकार ऐसा माहौल दे सकते हैं कि उनका कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज विकास जो है वो अपनी चरम सीमा पे, ऑप्टिमल उस पे हो सके. और लास्ट का पॉइंट हमारा स्लाइड का ये बता रहा है कि देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिससे हमारा मतलब है कि विकास के ये सभी क्षेत्रों के बारे में हम बात तो अलग अलग कर रहे हैं, परंतु ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. तो बच्चे को अगर भावात्मक सुरक्षा मिलेगी, अगर लगाव मिलेगा, तो वो अन्वेषण करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा तो उसके भाषा पे प्रभाव पड़ेगा. तो सभी कुछ जो है वो इंटर रिलेटेड है. बच्चे का संपूर्ण रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है. केवल खाना पिलाना या टीके लगवाना या स्वास्थ्य के प्रति ही उसका ध्यान देना इनफ नहीं है. यही मैसेज है हमारे मोटा इस यूनिट्स का. अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो हम अब लास्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 2 पे आ गए हैं, कि अगर बच्चे का विकास इस प्रकार से होता है जैसे हमने अभी चर्चा करी, तो हमें उसके विकास के लिए क्या क्रियाएं आयोजित करनी है. दैट इज द फोकस ऑफ यूनिट 11. और उससे पहले हम थोड़ा ये पढ़ रहे हैं कि बच्चों के साथ कार्य करने वाले लोगों को, चाहे वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स हों, चाहे वो ओके यस लुधियाना प्लीज टेल. गुड आफ्टरनून मैम. यस मैम, मुझे कंफर्म करना था कि मैंने जो मतलब सेशन है वो हिंदी में मतलब कि मीडियम कर दिया है, तो गलती से हो गया. तो क्या मैम जो आप मतलब कि हेडिंग बता रहे हो वो इंग्लिश में करके मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, बीच में इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकती हूँ? कौन सा आपका मीडियम है, स्लाइड्स देखने का या आप प्रोग्राम की बात कर रहे हो? आपने जो अपना कोर्स मटेरियल लिया है, कोर्स मटेरियल लिया मैम. कोर्स मटेरियल आपको इंग्लिश चाहिए था, आपने हिंदी कर दिया, ये कह रहे हैं? हाँ जी मैम. और आप वापस इंग्लिश में जाना चाहते हैं? हाँ जी. तो क्या मैं मैम बीच में इंग्लिश इंक्लूड कर सकती हूँ उसके, मतलब कि मैं इंग्लिश में राइट कर सकती हूँ? आप एग्जाम आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो. परंतु बात तो ये है कि आपको जो कोर्स मटेरियल आएगा अब वो हिंदी में आएगा, है ना? हाँ जी मैम. मैं तो आर यू ओके विद दैट और यू वांट टू चेंज दैट टू इंग्लिश? हाँ जी, मैं चेंज करना चाहती हूँ मैम इंग्लिश में. So what I know is that you have to get in touch with your regional center. ठीक है मैम. ओके मैम. Please ask your regional director how you can change your medium to English now and if it is possible. ठीक है मैम. थैंक यू. Or the other thing which I can advise you is, supposing for some reason it is not possible, then on eGyan Kosh, this entire material is available both in English and Hindi. ठीक है मैम. So then आपको वहाँ पे आपका खर्चा बढ़ सकता है कि आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, वो आप देखिए. So please be in touch with the regional director. मैम प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं कर लूँगी, लेकिन जब राइट करना है एग्जाम में तो वो मतलब क्या मैं इंग्लिश में राइट करूँ या हिंदी में राइट करूँ, यही तो प्रॉब्लम है. वो तो मैं चलो ले लूँगी, लेकिन राइट करने की तो प्रॉब्लम है. I don't think राइट करने की कोई प्रॉब्लम है. Whether you have taken the material in English or Hindi, you can answer in whichever language you want. But my worry is that will you know those English words to write? समझ रहे हैं आप? Cognitive development या attachment, ये words तो आप इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे ना, ये तो आप हिंदी में पढ़ोगे. लगाओ हिंदी के मटेरियल में, तो आपको क्या पता चलेगा कि लगाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जब तक आपके पास इंग्लिश का मटेरियल नहीं होगा. So it's not only, the problem is not only writing in what you will write in the exam. According to me, the problem is how you will learn in the first place just now. So just now only, please get in touch with the regional director to sort out this issue, whether you can get the material in English. And I was telling you that if you can't, then you look up eGyan Kosh for the English material. So I hope that clarifies. Let's go further.
यस, पंजाब प्लीज से। हाँ पंजाब। बोलिए बोलिए। हाँ मैडम नमस्कार, मैं फाजिलका से बोल रहा हूँ, दर्शन सिंह। हाँ जी। सर मैडम, मैंने जब आपने बोला तो सेगमेंट में मैं बाइक चला रहा था, थोड़ी समझ में अब कर रहा था। तो मैडम मैंने दिसंबर में जमा ना करा पाए, तो जनवरी में जमा करवाना चाहते थे, कौन सी डेट होगी जनवरी में? नहीं, आप प्रेफरेबली जो दिसंबर की डेट दी गई है वही में जमा कराएं। मैडम वो ना टेस्ट है, जहाँ पंजाब में टेस्ट का एग्जाम। ओके ठीक है, तो जो जनवरी में आपकी सेकंड असाइनमेंट की डेट है उससे पहले जमा कराएं। अच्छा कौन सी मैडम, एसएमएस करेंगे आप, उसमें डेट मेंशन करेंगे? नहीं, इसमें असाइनमेंट 2 में ऑलरेडी डेट मेंशन है ना। क्या मेंशन है? ठीक है एक 30 जनवरी मेंशन है, तो 30 जनवरी से पहले आप सबमिट कराएं, मतलब दूसरे असाइनमेंट से तो पहले सबमिट कराएंगे ना। ठीक, हाँ यस सर यस। है ना, इसीलिए आप लोग सब असाइनमेंट के लिए बहुत वरिड हैं, इट इज़ करेक्ट। बट मैं जो आप लोगों की समझ बताना चाह रही हूँ वो ये कि असाइनमेंट बिना कोर्स मटेरियल की स्टडी के आगे बना नहीं पाएंगे आप। खासकर जो बी और सी पार्ट है, बी और सी पार्ट के कहीं निर्धारित, जो बी और सी पार्ट है प्रैक्टिकल मैनुअल है, वह कहीं निर्धारित आंसर आपको कोर्स मटेरियल से नहीं मिलेंगे। आपको बच्चों को ऑब्जर्व करना है। मान लो 15 मिनट लैंग्वेज का ऑब्जर्वेशन करना है। अब लैंग्वेज बच्चे की कैसी थी, क्या उसने बोला, ये तो आप तभी बता पाएंगे, एनालिसिस इसका आप तभी बता पाएंगे जब आपने कोर्स मटेरियल पढ़ा होगा। सो माय एडवाइस टू यू इज़ दैट प्लीज़ सिंसियरली स्टार्ट स्टडिंग द कोर्स मटेरियल फ्रॉम नाउ ऑन। आप लोग सभी, आप में से बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, तो इस कोर्स को ऐसे करिए जैसे कि आप अपने स्टूडेंट को बताते क्लास में पढ़ने के लिए। स्टूडेंट में अगर आपका बच्चा केवल होमवर्क पे कंसंट्रेट करता है तो आप उससे कहते हैं ना पहले पार्ट समझो। उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि केवल एक ये नैरो विजन लेके कि असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं, आप लोग आज से जो आपका एक्चुअल पाठ्यक्रम है जिसके ऊपर हमारी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो कल सत्र होना है उसको आप आज पढ़ाई करिए और कल मुझसे उसकी डिफिकल्टी पूछिए, बजाय ये कि मैं आपको बताऊं कि कल के उसमें क्या है। एक्चुअल पढ़ने का तरीका डिस्टेंस एजुकेशन में यही है, वरना क्या होगा कि आप बहुत ही मार्जिन पे मार्क्स के नंबरों में पास होंगे और मेरे ख्याल में उसका लॉन्ग टर्म आपके करियर में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग टीचर बनना चाह रहे हैं। तो ये कहते हुए हर एक की अपनी जैसी आप लोगों की सिचुएशन है उसके हिसाब से काम करें, मेरी यहाँ से ये गाइडेंस रहेगी। तो अगर हम देखें कि बच्चों के साथ कार्य करने वाले जो केयर गिवर हैं, ये केयर गिवर का मतलब हमारा केवल क्रैश कार्यकर्ता से नहीं है। दिस कैन मीन एनीबडी हु इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, विच इंक्लूड्स अ टीचर इन अ प्री प्राइमरी स्कूल। तो दैट पर्सन शुड बी सेंसिटिव। व्हाट डू वी मीन बाय सेंसिटिव ओवर हियर? सेंसिटिविटी मीन्स कि द पर्सन विल अंडरस्टैंड व्हाई इज अ चाइल्ड बिहेविंग द वे शी इज। अगर वो रो रहा है तो ये कहने की जगह ये तो हमेशा ही रोता रहता है, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर ये हमेशा रोता भी है तो क्यों रोता है, कुछ कारण होगा। आखिर बच्चा इज नॉट अ सिली पर्सन कि उसका मन कर रहा है तो वो रो रहा है, देयर हैज टू बी अ रीजन। सो अगर हम बच्चे को एज एन इंडिविजुअल समझते हैं कि बच्चे के हर एक्शन का कोई कारण होता है, तो हम उसके बिहेवियर्स के कारण का रीजन पता करना चाहते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिव टू चिल्ड्रंस फीलिंग्स। बच्चे जो इस समय अपनी फीलिंग और कुछ क्यों, मान लो आज लेथार्जिक है, कुछ कर नहीं रहा है, रोज तो कुछ करता है। अ सेंसिटिव केयर गिवर थिंक्स व्हाई, व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाई इज द चाइल्ड नॉट मूविंग अराउंड टुडे, टेक्स एडवांटेज। या जी बताएं। नमस्कार मैम। जी मैम हमारी बुक्स ना है जो एनटीटी की। हाँ, एनटीटी नहीं है बाय द वे, ये एनटीटी फेस टू फेस का कोई कार्यक्रम है, ये है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनटीटी जैसा है पर एनटीटी नहीं है, ये क्लियर करना मेरा जरूरी है। हाँ बताइए। हाँ जी मैम, एनटीटी है बुक्स ने जो। मैडम एनटीटी नहीं है ये। नहीं, ज्ञान दर्शन पे जो चैनल पे चल रहा है वहीं आपका मैसेज आया था। हाँ भी एनटीटी के बुक्स ने जो भी खन्ना से लेकर आओ। हाँ, डीईसीई के बुक्स, डी आपके प्रोग्राम का कोड है डीईसीई। हाँ जी डीईसीई। हाँ जी, इसके तो खन्ना से ले आइए, सही आपको मैसेज आया, ले आइए। नहीं, मेरे नाल के फ्रेंड को सबको नेहरू कॉलेज आएगा, मानसा, जिला मानसा में। नहीं मैडम, दोबारा बोलिए, क्या बोली आप?
जिला मानसा में आया है उनको मैसेज बुक्स का। हाँ, मुझे आया है केली को खन्ना से। अच्छा, और लोगों को नहीं आया है? नहीं हो, और को नहीं आया, और को मानसा ही आया है। कहाँ से आया है? मानसा नेहरू कॉलेज से। मैडम, बेस्ट ये है कि जहां से बाकियों को मैसेज आया है वहां आप एक बार फोन करके पूछ लें कि आपको वहां से क्यों नहीं आया और आपको क्यों खन्ना जाना है। हाँ जी, खन्ना बहुत दूर पड़ेगा ना मुझे। हाँ, तो मैडम देखिए, ये आप वहीं पे अपने जिनको जहां से बाकियों को मैसेज आया आप वहां पे फोन करके पूछें कि आपके क्यों नहीं, आपके बुक्स के लिए वहां क्यों नहीं आया। ठीक। सो अ सेंसिटिव केयर गिवर वो है जो जब बच्चा अलर्ट और एक्टिव है उस समय का यूज करके बच्चे को कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रहा है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि किस समय बच्चा हमें दिख रहा है कि रेडी टू टेक एंड अब्जॉर्व लर्निंग एक्सपीरियंसेस। वी शुड प्लान इट एट दैट टाइम एंड नॉट एट आवर कन्वीनियंस कि मेरा मूड अभी कर रहा है, मैं अभी ठीक हूँ, मेरे पास अभी खाली टाइम है तो चलो बच्चे के साथ खेलें। पर बच्चा तो असल में अभी सोना चाहता है या उसे भूख लग रही है। तो हमें दूसरी लास्ट बात वो उसमें ध्यान रखने की है कि हम ये समझें कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में एक यूनिक पर्सन है। कंपैरिजन ना करें और जैसा कोई बच्चा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। ये ना करें उसका तो वो देखो वो कितना खेलता है, ये वाला जो बच्चा है तो खेलता ही नहीं है, सारे टाइम सिर्फ बैठा रहना चाहता है। तो हमें उस बच्चे के हिसाब से उसके साथ काम करना है। एक सेंसिटिव केयर गिवर हो सकता है कि हमारी कोई प्रेफरेंसेस हों कुछ बच्चों को लेके, पर हम उनको प्रत्यक्ष ना करें कि बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों कि मैडम उसको तो ज़्यादा पसंद करती हैं मुझसे। समानुभूति है, एम्पैथी का मतलब समानुभूति, उस व्यक्ति में समानुभूति है, यानी कोई दूसरा हर्ट है तो मैं भी उसी की भावना महसूस करते हुए यह समझूं कि इस समय उसको कैसा लग रहा होगा और फिर अपना व्यवहार करूं, बजाय ये कि करूं अरे वो तो बेचारा बच्चा। ऐसा नहीं, बेचारा की भावना नहीं, परंतु महसूस करूं कि अगर मैं उसके शूज में होती, अगर मैं होती वो बच्चा, तो मुझे क्या लग रहा होता और उस हिसाब से मैं काम करूं। क्योंकि बच्चे जन्म से ही बहुत अच्छी तरह हमारी भावनाएं समझ लेते हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं उनके प्रति ये बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, हमारे उनको पकड़ने के तरीके से, हमारे उन्हें देखने के तरीके से, हमारे उनके साथ बातचीत करने के तरीके से। तो हम ये ना सोचे बच्चे अभी ना समझें। एक कार्यकर्ता जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वेदर एज अ टीचर, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, अपने आप में भरोसा होगा, तभी आप बच्चों के साथ एक रिलैक्स तरीके से काम करेंगे और कोई सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल है, यानी खासकर आप सब प्री स्कूल टीचिंग में जाएंगे, जो मैंने करिकुलम बना लिया बस वही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ओपन टू सजेशंस। अगर बच्चे कह रहे हैं कि आज उनको इससे नहीं कोई इंटरेस्टिंग घटना घटी और पूरा सीखने का माहौल उस तरफ जाना का हो रहा है, तो हम उसे बदल लें, बजाय ये कि अपने बने बनाए टाइम टेबल के हिसाब से ही चलें। क्योंकि टाइम टेबल का रोल प्री स्कूल में बहुत ही कम होना चाहिए। टाइम टेबल जो होना चाहिए बहुत ही लचीला होना चाहिए। जो हमने सोचा है ठीक है, एक काम करने को दिशा प्रदान करने के लिए ठीक है, परंतु उसी पे अड़ के चलना कि हमें ऐसे ही करना है, ये बात आगे आगे जैसे। हाँ फगवाड़ा, बताइए। पंजाब फगवाड़ा। हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। जो DEC 1 को जो मैम बुक्स है जी मैम, उसका जो पेपर होगा वो ना सेमेस्टर वाइज होगा कि वैसे पूरे साल में एक बार ही मैम पेपर होगा? ओके, सो गुड क्वेश्चन। आप सभी को प्रोग्राम गाइड भी अपनी मिली होगी। आप प्रोग्राम गाइड को सबसे पहले ज़रूर पढ़ें, उसमें ऐसी और भी कई क्वेश्चंस हैं। तो आपके क्वेश्चंस का जवाब ये है कि तीनों पेपर एनुअल वाइज ही होंगे। पहली बार आप दे सकते हैं अगली जुलाई में। आप लोगों ने इस जुलाई में दाखिला लिया है, तीनों पेपर आप अगली जुलाई में एक साथ दे सकते हैं। अगर कोई पेपर रह जाता है तो फिर उसको अगली बार आप सेमेस्टर वाइज दिसंबर में, फिर अगली जुलाई, फिर दिसंबर, फिर जुलाई दे सकते हैं। तो पहली बार अभी 2020 जुलाई में ही तीनों पेपर होंगे। कोई बच गया तो दिसंबर 2020 में दे सकते हैं, फिर कोई बच गया तो जून 2021 में दे सकते हैं। आखिरी बात पे यहाँ पे अभी बात खत्म करते हैं कि जो एक बच्चों के साथ कार्यकर्ता को चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
यानी बच्चों के विकास और उनकी रुचियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी टाइम टेबल क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, और जो प्ले एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए उचित हो, उनके उस समय के विकास का जो उनके मानदंड हैं उनसे उचित हों। व्यक्ति में पेशेंस होनी चाहिए और बच्चों को एहसास दिलाए सुरक्षा का, एक कंफर्ट का। टॉयज और प्ले मटेरियल दे खुले दिल से, बजाय इसके कि ओहो बच्चे तो इसे तोड़ ताड़ देंगे। अगर बहुत महंगे खिलौने हैं जिनका टूटने का डर है तो बेटर नॉट टू यूज सच टॉयज मटेरियल। बच्चों को और खेल खिलौनों को साफ रखना और बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देना क्योंकि उसकी शर्ट खराब हो जाएगी, इज हिंडर्स देयर होल सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। हाँ, मिट्टी से खेलने के बाद जरूर हाथ पैर धोएं ताकि कीटाणु ना रहें, परंतु पहले ही हम नहीं खेलने देंगे क्योंकि इससे गंदगी होगी, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। इस यूनिट में मैं और बात नहीं करूंगी क्योंकि यूनिट बहुत सिंपल है। इसमें आगे यूनिट में वर्णन है कि किस प्रकार से बच्चों के साथ खेल क्रियाएं आयोजित की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑल दी स्लाइड्स विल बी अवेलेबल ऑन ज्ञानदर्शन। स्टिल आई एम जस्ट क्लिकिंग द स्लाइड वन बाय वन so that if anybody wanted to see it, they could see it, and just read it briefly because this time is getting over now. So please see the repeat of this today's teleconferencing from 8 to 9. Tomorrow we will be doing block 3. It will be great if you read some units of block 3 of DEC 1, and if you have anything confusing in your mind, post those queries to me on my email so that we do not waste air time and I can answer you also. Be prepared by my lecture in the same way. So these slides will be available to you on eGyanKosh towards the end of December, because we will be finishing DEC 1 towards the end of December. So see you tomorrow with block 3 of DEC 1. Please try to read and come. Read the assignment so that any question on assignment we can discuss tomorrow again. Thank you for your patience. Bye-bye.